ओके राइट फ्रेंड्स, अब हम बात करना चाहते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में, दैट इज आर्टिकल 19(1)(b। ये हमें किसके बारे में बताता है? राइट टू फ्रीडम ऑफ असेंबली के बारे में हमें बताता है, या फिर फ्रीडम ऑफ असेंबली के बारे में ये हमें बताता है। तो ये फंडामेंटल राइट हमें क्या कहता है कि एवरी सिटीजन इज फ्री टू फॉर्म असेंबली पीसेबली एंड टेक आउट मार्चेस, रैलीज एटसेट्रा रिलीजियस एज वेल एज फॉर पॉलिटिकल पर्पस। कहने का मतलब ये है कि जो सिटीजन है वो मार्चेस निकाल सकता है, वो रैलीज निकाल सकते हैं, दोनों पॉलिटिकल पर्पस के लिए भी और किसके लिए? रिलीजियस पर्पस के लिए भी। लेकिन यहाँ पे जो वर्ड इस्तेमाल होता है ना, वो पीसेबल वर्ड इस्तेमाल नहीं होता है या फिर पीसफुली वर्ड इस्तेमाल नहीं होता है। यहाँ पे जो वर्ड इस्तेमाल होता है वो वर्ड इस्तेमाल होता है यहाँ पे पीसेबल। अब यहाँ पर भी जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो आर्टिकल 19(1)(a था, उसमें हमारे पास जो रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रेस्ट्रिक्शंस थे वो कहाँ पे दिए गए थे? आर्टिकल 19(2) में दिए गए थे। इसी तरह से इस आर्टिकल के लिए यानी कि आर्टिकल 19(1)(b जो फ्रीडम ऑफ असेंबली है, इसके भी रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रेस्ट्रिक्शंस हमें दिए गए हैं। और वो किस में दिए गए हैं? वो हमें दिए गए हैं आर्टिकल 19(3) में। तो वो रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन हमारे पास क्या है? 3 है हमारे पास। एक सोवरेनिटी है, एक हमारे पास इंटीग्रिटी है और एक हमारे पास क्या है? पब्लिक ऑर्डर है। तो दोस्तों, जब आप आईएएस ऑफिसर बन जाओगे तो आईएएस ऑफिसर बनने के बाद जब आप डीएम बनेंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनेंगे, तो एज ए मजिस्ट्रेट आपके पास एक पावर होती है सेक्शन 144 की, ठीक है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? धारा 144 बोलते हैं। तो अगर मान लीजिए कहीं पे दंगे हो रहे हैं तो आप धारा 144 लगा सकते हैं, ठीक है। या फिर आपको जनरली इलेक्शंस में ऐसा देखने को मिलता है, जब कभी भी इलेक्शन होते हैं ना, तो इलेक्शन के टाइम पे धारा 144 लगा दी जाती है ताकि 5 या उससे ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हो वहाँ पे और कोई डिस्प्यूट वगैरह ना हो जाए। या फिर जैसे रोहतक में भी जैसे अभी जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब थे उन्होंने धारा 144 लगा दी थी, क्योंकि गर्मी का टाइम आ गया है। तो गर्मी के टाइम में क्या होता है? बच्चे नहाते हैं। तो डीसी साहब ने क्या किया, वहाँ पे डीसी साहब ने वहाँ रोहतक में जो नहर थी तो वहाँ पे धारा 144 लगा दी कि भाई अब यहाँ पे जो बच्चे हैं वो मतलब नहीं नहाएंगे जो है। तो जो सेक्शन 144 है ये वायलेशन नहीं है। अगर मान लीजिए आप इसके सेक्शन 144 के खिलाफ अगर आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि भाई आर्टिकल 19(3) में लिख तो रखा है पब्लिक ऑर्डर। 3 चीज़ें हैं ना, एक हमारे पास सोवरेनिटी है, एक हमारे पास इंटीग्रिटी है और एक हमारे पास क्या है? पब्लिक ऑर्डर है। तो डीसी साहब ने ये जो चीज़ निकाली है तो ये हमारे पास क्या है? ये पब्लिक ऑर्डर के अंदर हमारे पास आता है। फाइन। अच्छा, इसी तरह से अगर हम ब्रांडेशन ऑफ आर्म्स की बात करें तो वो गलत है, ठीक है। आप मतलब खुले में जो आर्म्स हैं उनकी ब्रांडेशंस नहीं कर सकते। लेकिन हमारे इंडिया में एक रिलीजियस प्रोसेशन ऐसा होता है जिसमें ऐसा किया जाता है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है, जैसे सिख प्रोसेशन में ऐसा होता है ना, आपने देखा होगा सिख में वो करते हैं, कृपान वगैरह को शो करते हैं, उनकी वो पूजा करते हैं। तो सिख प्रोसेशन में ये अलाउड है। इसके अलावा अगर आप मान लीजिए आप किसी और धर्म से बिलोंग करते हैं, अगर आप पिस्तौल निकालेंगे और हवाई फायर करेंगे या कुछ दिखाएंगे, तलवारबाजी दिखाएंगे, चक्कू वगैरह दिखाएंगे, तो आपके खिलाफ जो है कार्रवाई की जा सकती है। तो दोस्तों, ये मैंने आपको मोटा मोटा बताया किसके बारे में? आर्टिकल 19(1)(b) के बारे में। अब इसको मैं आपको जो है आपकी नोटबुक में लिखवा देता हूँ, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिएगा। आर्टिकल 19(1)(b फ्रीडम ऑफ असेंबली, ये हमें बताता है फ्रीडम ऑफ असेंबली के बारे में। दिस आर्टिकल प्रोवाइड्स every citizen is free to assemble peaceably. Every citizen is free to assemble peaceably and take out marches, processions, rallies, etc. both for religious as well as political purpose. Both for religious as well as political purposes. Next लिखिएगा स्टार लगा के। The reasonable ground of restrictions are provided under Article 19(3). Are provided under Article 19(3). 3 चीज़ें हैं, एक है सोवरेनिटी, एक है हमारे पास इंटीग्रिटी और एक हमारे पास क्या है? पब्लिक ऑर्डर। इनको अंडर कर लेना, सोवरेनिटी को, इंटीग्रिटी को और पब्लिक ऑर्डर को। दे आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा स्टार लगा के। सेक्शन 144 CRPC ब्रैकेट में लिखेगा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ब्रैकेट क्लोज, इज रेस्ट्रिक्टिव एग्जीक्यूटिव ऑर्डर विच कैन प्लेस रेस्ट्रिक्शन और लिमिटेशन ऑन द नंबर ऑफ पर्सन्स assembling in a particular area.
असेंबलिंग इन ए पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, नेक्स्ट लिखेगा नेक्स्ट पैराग्राफ में, सिंस सेक्शन 144 इज पास्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रेस्ट्रिक्शंस, since section 144 is passed on the grounds of reasonable ground of restrictions under article 19(3) and it is not considered as violation of article 19(1)(b) and it is not considered as violation of article 19(1)(b) ब्रैकेट में लिखेगा फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ असेंबली। नेक्स्ट लिखिएगा नेक्स्ट लाइन में, आल्दो ब्रैंडिशिंग ऑफ आर्म्स इज नॉट अलाउड, आल्दो ब्रैंडिशिंग ऑफ आर्म्स इज नॉट अलाउड, इसके ब्रैकेट में लिखिएगा ओपन डिस्प्ले ऑफ वेपन इज नॉट अलाउड, ओपन डिस्प्ले ऑफ वेपन्स इज नॉट अलाउड, ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा however use of कृपान or swords SWRDS, however use of कृपान or swords in Sikh religious procession is allowed as religious freedom, तो दोस्तों हमने यहाँ पे बात कर ली है किसकी, आर्टिकल 1A की भी और आर्टिकल 1B की भी। तो देखो आर्टिकल 19(1)A में जो रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रेस्ट्रिक्शंस आते हैं वो किस में आते हैं, आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 में आते हैं। और ये जो अभी हमने डिस्कस किया है फ्रीडम ऑफ असेंबली यानी कि आर्टिकल 19(1)B, इसके जो रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रेस्ट्रिक्शंस आते हैं वो हमारे किस में आते हैं, आर्टिकल 19(3) में आते हैं। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है।